बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इमरान सीरीज़ नावल सॉर्ड मागा बाय मज़र कलीम MA। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जासूसी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। किस तरह? आपने क्या प्लान बनाया है चीफ़? डेमी ने कहा। मेरा ख्याल है कि इस बूढ़े प्रोफेसर शार्बी को इस खजाने का इल्म है, लेकिन वो किसी को बता नहीं रहा। स्कॉट ने कहा। ये कैसे समझा आपने? ऑस्कर ने कहा। इस तरह कि इसने जो किताब लिखी है इसमें ख़जाने की तफसील इस अंदाज़ में लिखी गई है जैसे इसने ये ख़जाना खुद अपनी आंखों से देखा हो, और ऐसा हो भी सकता है। वैसे प्रोफेसर शार्बी से ज़्यादा मगर पर काम और किसी ने भी नहीं किया। तुम इसे अगवा करके इससे ख़जाने का राज ले आओ तो मेरा वादा है कि ख़जाने का 10% तुम्हें मिल जाएगा। और जानते हो कि ये 10% कितना होगा? करोड़ों डॉलर्स। स्कॉट ने कहा। ठीक है, हम इसकी रूह से भी उगलवा लेंगे। ऑस्कर ने खुश होते हुए कहा तो स्कॉट ने मेज़ की दराज खोली और इसमें से एक फ़ाइल निकालकर मेज़ पर रख दी। इसमें प्रोफेसर शार्बी की रिहाइशगाह, इसकी तस्वीर, इसके दोस्त और इसके उठने बैठने के औकात के साथ साथ इसके सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह सब की तफसील मौजूद है। स्कॉट ने कहा और फाइल ऑस्कर को दे दी। चीफ़, अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक और पहलू पर काम करूं, डेमी ने कहा। तो ऑस्कर हैरत भरी नज़रों से इसे देखने लगा। बोलो, किस पहलू पर? वहाँ के बूढ़े लोगों से मालूमात मिल सकती हैं, डेमी ने कहा। अरे नहीं, ये 2-4 सालों का किस्सा नहीं है, 5000 साल पहले का है। और 5000 सालों से ज़िंदा आदमी तुम्हें कहाँ से मिलेगा? मेरा ये मतलब नहीं था चीफ़, मुझे भी मालूम है कि इतने लंबे अरसे तक कौन ज़िंदा रह सकता है, डेमी ने मुंह बनाते हुए कहा। शैतान तो लाखों करोड़ों सालों से ज़िंदा है और क़यामत तक ज़िंदा रहेगा, इससे पूछ लेना। ऑस्कर ने डेमी की बात काटते हुए कहा। चीफ़, आपके सामने मैं ऑस्कर को लास्ट वार्निंग दे रही हूँ। अब अगर इसने अब मेरे बारे में कोई रिमार्क्स दिए तो मैं इसे गोली मार दूंगी और इसकी कब्र पर भी नहीं जाऊंगी, डेमी ने गुस्से की शिद्दत से फुंकारते हुए लहजे में कहा। तो स्कॉट बेख्तियार हंस पड़ा। ऑस्कर, तुम डेमी को बेहद तंग करते हो, आइंदा ऐसा मत करना वरना मैं डेमी को इजाज़त दे दूंगा और फिर तुम तंग होगे, स्कॉट ने कहा। यस चीफ़, ऑस्कर ने बड़े फिदवियाना लहजे में कहा। तो स्कॉट मुस्कुरा दिया। चीफ़, बाज़ बातें सदियों से सीना बसीना चलती हुई हमारे दूर तक पहुंच जाती हैं। अगर ऐसा कोई ख़जाना होगा तो इस बारे में सॉर्ड मागा लोगों में बातें ज़रूर होती होंगी, डेमी ने कहा। हाँ, हो सकता है, लेकिन कहाँ है ख़जाना इस बारे में शायद ही मालूम हो सके। और हाँ, एक और बात की मुझे इत्तला मिली है कि आयरलैंड ने सॉर्ड मागा की वापसी के लिए पाकेशिया से दरख्वास्त की है। पाकेशिया सीक्रेट सर्विस ये तलवार तलाश करके वापस लाए, और ये भी रिपोर्ट मिली है कि पाकेशिया सीक्रेट सर्विस का ख़तरनाक एजेंट इमरान इस तलवार की वापसी के लिए काम करने पर तैयार हो गया है। और ये मामला हमारे लिए ख़तरनाक भी हो सकता है। हमारे लिए ख़तरनाक कैसे चीफ़? किसी को इल्म ही नहीं है कि तलवार कौन ले गया है और कहाँ ले गया है, ऑस्कर ने कहा। वो तलाश कर लेगा, और अगर इसने ये तलवार हमारे मुल्क से बरामद कर ली तो हमसाया मुल्कों आयरलैंड और लुसानिया से हमारे दोस्ताना ताल्लुकात ख़त्म हो जाएंगे, स्कॉट ने कहा। तो आप क्या चाहते हैं, तलवार वापस पहुंचा दी जाए? डेमी ने कहा। हाँ, जब से मुझे ये इत्तला मिली है मैं परेशान हूँ, क्योंकि पूरी दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो सरकारी एजेंसियों से मुसल्लिक हैं। इनमें से तकरीबन सबकी राय यही है कि वो इंतहाई ख़तरनाक आदमी है, इसलिए जिस हद तक इससे बच सको बेहतर है। इसलिए मैंने आला हुकाम को कहा है कि तलवार से जो हम चाहते थे वो फ़ायदा तो हमें नहीं मिल सका, और ये ऐसी चीज़ है कि हम इसे कभी खुलेआम ना फ़रोख्त कर सकेंगे, ना रख सकेंगे, और आइलैंड वालों ने इसका पीछा छोड़ना नहीं। इसलिए बेहतर यही है कि इसे खामोशी से वापस कर दिया जाए, ये बताए बगैर कि कौन ले गया था। लेकिन आला हुकाम इस पर राज़ी नहीं हो रहे। मैंने चीफ़ सेक्रेटरी साहब को वो ब्रीफ किया तो है, देखो वो क्या फ़ैसला करते हैं, चीफ़ स्कॉट ने कहा। तो अब हमारे लिए यही हुक्म है कि हम प्रोफेसर शार्बी से ख़जाने के बारे में मालूमात हासिल करें, ऑस्कर ने कहा। हाँ, मुझे ज़ाती तौर पर यकीन है कि वो इस बारे में जानता है, लेकिन वो इसे इसलिए ओपन नहीं करना चाहते कि इसके आबाओ अजदाद मागा थे। वो नहीं चाहते कि मागा का ये ख़जाना इन लोगों को मिले जो मागा की औलाद ना हों, चीफ़ स्कॉट ने कहा। और फिर इससे पहले कि मज़ीद कोई बात होती,
मेज़ पर मौजूद फ़ोन की घंटी बज उठी तो स्कॉट ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, स्कॉट ने कहा। चीफ सेक्रेटरी साहब की कॉल है, कराओ बात। चंद लम्हों बाद एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी। यस सर, मैं स्कॉट बोल रहा हूँ सर। स्कॉट ने इंतहाई मौतबाना लहजे में कहा। स्कॉट, तुम्हारे कहने पर मैंने आला हुकाम से मीटिंग की है और ये फैसला हुआ है कि मागा तलवार वापस कर दी जाए, क्योंकि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को इस तलवार की बरामदगी के लिए फ़ाल किया जा रहा है और हम नहीं चाहते कि तलवार हमारे मुल्क से बरामद हो। इस तरह दोनों दोस्त ममालिक के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात और एक दूसरे के साथ मुतअद्दिद माहिदे ख़त्म हो जाएंगे। इस तलवार से जो काम लिया जाना था वो तो ले लिया गया है, अब इसकी मौजूदगी का क्या कोई जवाज़ नहीं है। चीफ सेक्रेटरी ने तफसील से बात करते हुए कहा तो स्कॉट का चेहरा अपनी बात मान लिए जाने पर मुसरत से खिल उठा। आपने वाकई दूरअंदेशाना फ़ैसला किया है सर, स्कॉट ने मुसरत भरे लहजे में कहा। अब ये काम तुमने सर अंजाम देना है। मैंने नेशनल म्यूज़ियम के डायरेक्टर जनरल सर वर्ल्ड को अहकामात दे दिए हैं कि वो सूट मागा तुम्हारे हवाले कर दे। इसके बाद इसे इस तरह वापस पहुंचाना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी कि किसी को मालूम ना हो सके कि ये तलवार हमने वापस की है। चीफ सेक्रेटरी ने कहा। यस सर, मैं सर वर्ल्ड से मिल लूँगा, स्कॉट ने कहा और फिर दूसरी तरफ से राब्ता ख़त्म हो जाने पर इसने भी रिसीवर रख दिया। मेरी बात कर मानकर हुकाम ने आला अक्लमंदी का मुजाहरा किया है, स्कॉट ने कहा। यस सर, वैसे आपके जहन में तलवार वापस करने का कोई तो प्लान होगा, ऑस्कर ने कहा। हाँ, ये काम ऐसे पेशावर ग्रुप से कराया गया था जो ऐसी चीज़ें चुराने के माहिर हैं। इनके पास हर किस्म के तालों को खोलने के औजार मौजूद होते हैं। वो चौकीदारों और सिक्योरिटी गार्ड से निमटने के गुर जानते हैं। देखो, आयरलैंड की पुलिस, इंटेलिजेंस और दीगर एजेंसियां पूरी कोशिश करने के बावजूद एक कदम आगे नहीं बढ़ सकीं। अब भी इसी पेशावर ग्रुप की खिदमत हासिल की जाएंगी और तलवार खामोशी से एक बार फिर इसके मखसूस पोर्शन में रखी नज़र आने लग जाएगी, स्कॉट ने तफसील से जवाब देते हुए कहा। ओके सर, फिर हमें इजाज़त दें ताकि हम आयरलैंड जाकर प्रोफेसर शार्बी से ख़जाने के बारे में मालूमात हासिल कर सकें, ऑस्कर ने कहा तो स्कॉट ने इस बात में सर हिला दिया। थैंक्स सर, ऑस्कर और डेमी दोनों ने कहा और फिर दोनों एक दूसरे के पीछे चलते हुए ऑफिस से बाहर आ गए। इस बार ऑस्कर ने डेमी को आगे जाने का इशारा किया था और ख़ुद वो डेमी के पीछे चलता हुआ ऑफिस से बाहर आया था। तुमने चीफ के सामने मुझे बेइज्जत करने की कोशिश की है, इसलिए अब तुम्हारी सज़ा यही है कि तुम पैदल वापस आओ। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी जीप में बैठने की इजाज़त नहीं दूंगी, डेमी ने बाहर आकर मुड़कर ऑस्कर से कहा। पैदल क्यों? मैं किसी ना किसी को फ़ोन कर दूंगा और वो मुझे दारुल हुकूमत में छोड़ आएगी, ऑस्कर ने ऐसे लहजे में कहा जैसे इसे मामूली सी परेशानी भी ना हो। लेकिन ऑस्कर की बात सुनकर डेमी बेख्तियार चौंक पड़ी थी। छोड़ आएगी का क्या मतलब? यहाँ कोई टैक्सी औरत ड्राइव नहीं करती, फिर तुमने किसकी बात की है? एरो टाउन में मेरी बहुत सी दोस्त लड़कियां रहती हैं और सबके पास कारें और जीपें भी मौजूद हैं। वो तो बेचारियां मेरी मिन्नतें करती रहती हैं कि मैं इन्हें अपना हमसफ़र बना लूं, लेकिन मैंने हमेशा इन्हें यही कहा है कि मैं इसके साथ सफ़र करूंगा जो अच्छे अखलाक की मालिक हो, खूबसूरत और क्यूट हो। और महज लड़की होना और बात है और ख़ूबसूरत, क्यूट और अच्छे अखलाक की मालिक होना और बात है। तुम्हें मालूम नहीं है? एक ने तो तंग आकर मुझसे पूछ ही लिया कि ऐसी कौन लड़की है, तो मैंने तुम्हारा नाम ले दिया। बस कुछ ना पूछो, वो सब लड़कियां फ़ौरन मान गई कि डेमी वाकई ऐसी ही लड़की है। लेकिन इन्होंने कहा कि अगर कभी डेमी तुम्हारे साथ ले जाने से इनकार कर दे तो हम हर वक्त हाजिर रहेंगी। चुनांचे अब मुझे इन्हें फ़ोन करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ से दारुल हुकूमत तक पैदल तो नहीं चल सकता। ये तुमने कहा है मेरे बारे में? ऐसा कैसा मुमकिन है कि तुम और मेरी तारीफ़ करो, डेमी ने यकीन ना आने वाले लहजे में कहा। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो मैं इन्हें बुलवा लेता हूँ, इनसे पूछ लेना, ऑस्कर ने जवाब दिया। ओके, मुझे तुम्हारी बात पर यकीन आ गया है कि तुमने सबके सामने मेरी तारीफ़ की होगी, इसलिए मैंने अपना फ़ैसला बदल दिया है। अब तुम मेरे साथ जीप में बैठकर दारुल हुकूमत जा सकते हो, डेमी ने कहा तो ऑस्कर ने इस अंदाज में सर हिलाया जैसे इसे यकीन था कि ऐसा ही जवाब मिलेगा। जूलिया के फ्लैट पर पूरी सीक्रेट सर्विस मौजूद थी। जूलिया की ख्वाहिश तो यही थी कि ऐसी महफिलें रोज़ाना मुनक़िद हों, क्योंकि वह अकेली रहती थी जबकि सालेहा ज़्यादातर अपनी मलकियती कोठी में रहती थी। अलबत्ता कभी कभार किसी फ्लैट पर मुंतकिल हो जाती थी, लेकिन वहाँ भी एक मुलाजमा इसके साथ रहती थी, जबकि कोठी में तो कई मुलाजिम मुस्तकिल रहते थे। इसलिए सीक्रेट सर्विस के तमाम अरकान जूलिया के फ़्लैट में मुनक़िद होने वाली महफ़िल में ज़रूर शिरकत करते थे और जूलिया भी हर दूसरे तीसरे रोज़ सबको खाने पर बुला लेती थी। आज भी सब इसके फ़्लैट में जमा थे। जूलिया और सालेहा दोनों किचन में सबके लिए चाय बनाने में मसरूफ़ थीं।
आजकल इमरान साहब की क्या मसरूफियात हैं। अब तो इनसे बहुत कम मुलाकात होती है और अपने फ्लैट पर भी कम ही वक्त देते हैं। कैप्टन शकील ने कहा तो सब चौंक पड़े। करना क्या है, आवारागर्दी इसकी जिबलत में शामिल है। तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा तो सब बेख्तियार हंस पड़े। इमरान साहब को कॉल करो, शायद वो फ्लैट में मौजूद हों, तो इन्हें यहाँ बुला लें। महफिल में 4 चांद लग जाएंगे। 4 क्या, 4000 चांद लग जाते हैं। सफदर ने कहा तो सब बेख्तियार खिलखिला कर हंस पड़े। इसी लम्हे जूलिया और सालेहा तौलियाँ धकेलती हुई कमरे में आईं। खूब क्या कहे लग रहे हैं, कोई ख़ास बात? जूलिया ने कहा तो सफदर ने 4 और 4000 चांद वाली बात कर दी। मैंने फ़ोन किया था, लेकिन सुलेमान ने बताया है कि वो सुबह सवेरे ही फ्लैट से चले गए हैं। जूलिया ने चाय की प्यालियाँ उठा कर साथियों के सामने रखते हुए कहा। सालेहा भी इसी काम में मसरूफ़ थी। पिछले दिनों तो सुना था इमरान की अम्मा भी की तबीयत नासाज है और इमरान सुबह सवेरे कोठी चला जाता है। मैंने पूछा था कि अम्मा भी को क्या हुआ है, तो कहने लगे कि इस उम्र में मसाइल तो पैदा होते ही रहते हैं, लेकिन कोई सीरियस मसला नहीं है। सफदर ने जवाब देते हुए कहा, फ़ोन तो करो, फ्लैट में मिल जाएं, नहीं तो सेल फ़ोन पर कॉल कर लेना। कैप्टन शकील ने कहा, मिस जूलिया इजाज़त दें तो कर देता हूँ फ़ोन। सफदर ने कहा, हाँ हाँ कर लो, मेरी इजाज़त की क्या ज़रूरत है। जूलिया ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा तो सफदर ने फ़ोन का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। आखिर में इसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया तो दूसरी तरफ घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दी। अली इमरान, MSCD SC ऑक्सीजन, बज़बान ने खुद बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद इमरान की आवाज़ सुनाई दी तो सबके चेहरों पर मुस्कुराहट दौड़ने लगी। सफदर बोल रहा हूँ इमरान साहब, हम सब मिस जूलिया के फ्लैट में मौजूद हैं और आपकी कमी बड़ी शिद्दत से महसूस हो रही है। आप आ जाएं, गपशप हो जाएगी। सफदर ने कहा, सिर्फ गपशप? तो क्या रात का खाना मुझे टिफ़िन में डाल कर ले आना पड़ेगा? इमरान ने कहा, अरे नहीं, हम सब मिलकर खाना खाएंगे। दस्तरख्वान ने खाना सप्लाई करना है। आपको तो मालूम है कि दस्तरख्वान नामी रेस्टोरेंट का खाना किस कदर लजीज होता है। सफदर ने कहा, ओके, अच्छी बात है, चलो एक वक्त का खाना बच जाएगा, हम गरीबों के लिए ये भी बहुत है। इमरान ने बड़े दर्द भरे लहजे में कहा और इसके साथ ही रब्ता ख़त्म हो गया। तो सफदर ने मुस्कुराते हुए रिसीवर रख दिया। वो अपने हाल पर रो रहा है और तुम हंस रहे हो, जूलिया ने बड़े नाराज़ से लहजे में सफदर से मुखातिब होकर कहा। तो सफदर चौंक पड़ा। आप अब तक इमरान साहब को नहीं समझ सकी। आपका क्या ख्याल है कि इमरान भूखा मर रहा है? सफदर ने कहा, कह तो वो यही रहा है। वैसे काफ़ी तवील अरसा हो गया है कि कोई मिशन भी सामने नहीं आया और मिशन के बगैर इसे कोई रकम भी नहीं मिल सकती। वैसे भी वो रोता रहता है कि चीफ बहुत थोड़ी रकम मुआवजा में देते हैं। जूलिया ने बड़े संजीदा लहजे में कहा, मिस जूलिया जानबूझकर मासूम बन जाती हैं। इमरान साहब हम सबसे ज़्यादा अमीर हैं। कैप्टन शकील ने कहा, अच्छा, तुम खुद बताओ कि वो कहाँ से रकम लेता है। हमें तो बाकायदगी से भारी तनख्वाहें और अलाउंसेस मिलते हैं, हालांकि हम तवील अरसे से फारिग ही रहते हैं। जूलिया ने कहा, आ रहे हैं इमरान साहब, इनसे पूछ लेते हैं। सफदर ने कहा और सब ने इस्बात में सर हिला दिए। फिर तकरीबन आधे घंटे बाद कॉल बेल की आवाज़ सुनाई दी तो सफदर उठकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। सब समझ गए थे कि इमरान आया है और फिर थोड़ी देर बाद इमरान बड़े कमरे में दाखिल हुआ। सफदर इसके पीछे था। अस्सलाम वालेकुम या मौजूदगान फ़्लैट मिस जूलिया, इमरान ने बड़े खुशू व खुजू भरे लहजे में कहा। वालेकुम अस्सलाम या नौ आवरदा फ़्लैट मिस जूलिया। सफदर ने भी इसी लहजे और अंदाज में बात करते हुए कहा तो सब बेख्तियार हंस पड़े। इमरान साहब, आप कहाँ गायब हैं? सुलेमान से पूछो तो यही जवाब मिलता है कि बताकर नहीं गए। कैप्टन शकील ने कहा, इसीलिए तो ये सुलेमान को बताकर नहीं जाता कि वो कर्ज़े की वसूली के लिए मेरे पीछे ना पड़ जाए। अब तो इसका कर्ज़ा इतना हो गया है कि इसे सुपर कैलकुलेटर ख़रीदना पड़ता है। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, तुम बग़ैर रकम के गुजारा कैसे कर लेते हो? जूलिया ने बड़ी संजीदा लहजे में कहा, अब क्या किया जाए, हमारे मुल्क के अवाम से की सबसे बड़ी बात ही यही है और हर कोई यही पूछता रहता है कि इतनी मामूली सी तनख्वाह में गुजारा कैसे करते हो। अब वो क्या बताएं कि कहाँ कहाँ से उधार लेना पड़ता है। इमरान ने अर्ज़दा से लहजे में कहा, तुम्हें उधार लेने की क्या ज़रूरत है, हम सब अपनी आमदनी सुलेमान के हवाले कर दिया करेंगे। जूलिया ने कहा तो सब साथी एक दूसरे को मायनी खेज नज़रों से देखने लगे। तुम्हारा मतलब है कि मैं अब खैरात पर ज़िंदगी गुजारूं? अल्लाह ताला बेहतर रोज़ी देने वाला है, वो मुझे भी दे देगा। इमरान ने इसी तरह अर्ज़दा से लहजे में कहा तो जूलिया के चेहरे पर शदीद परेशानी के तासुरात उभर आए। इमरान साहब, रोज़ी तो टाइगर की तरफ माइल है, आप इसका नाम क्यों लेते हैं? सफदर ने कहा और इस जुमले का शदीद रद्दअमल देखकर वो खुद परेशान हो गया। क्या क्या कह रहे हो? क्या इमरान टाइगर से लड़ने वाली रोज़ी के बारे में बात कर रहा है? क्या वाकई इस कदर घटियापन पर उतर आया है? उठो और निकल जाओ मेरे फ्लैट से।
मैं तुम्हें एक लम्हे के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम इस कदर घटियापन पर उतर सकते हो, मैं सोच भी नहीं सकती। अब मैं इस मुल्क में भी नहीं रह सकती। दो सूरतें हैं, या तो मैं ये मुल्क छोड़ दूँ या फिर खुदकुशी कर लूँ। जूलिया ने इस तरह चीख चीख कर कहना शुरू कर दिया जैसे इसे जहनी दौरा पड़ गया हो। सफदर की हालत देखने वाली थी। इसके शायद वहम और गुमान में भी ना था कि जूलिया का रद्दमल इस कदर खौफनाक होगा। इसके चेहरे पर शदीद परेशानी के तासुरात नुमाया हो गए थे। मैंने बेहतरीन रोज़ी कहा है, रोज़ी रास्कल नहीं कहा, और वो तो वैसे भी मेरी छोटी बहन सुरैया जैसी है, बस तुम्हारी तरह गुस्से की तेज़ है। इमरान ने बजाय जूलिया की बातों का बुरा मनाने के मुस्कुराते हुए कहा, तो जूलिया ने बेख्तियार दोनों हाथों से अपना मुंह ढाँप लिया। मेरा अपना जहन ख़राब हो गया है। ओह ओह, वेरी बैड। ये मुझे क्या होता जा रहा है। आई एम सॉरी सफदर, जूलिया ने कहा और दोनों हाथ हटाए तो इसके चेहरे पर शर्मिंदगी के तासुरात नुमाया थे। आई एम सॉरी इमरान, न जाने क्यों मुझ पर दौरा सा पड़ जाता है। जूलिया ने सफदर के बाद इमरान को भी बाकायदा सॉरी कहा। यह फारिग रहने का नतीजा है, इसलिए मैं चीफ को समझाता हूँ कि तुम्हारे साथ ऐसा सलूक नहीं होना चाहिए। इमरान ने कहा तो जूलिया समेत सबके चेहरे बदल गए। क्या क्या कह रहे हैं, क्या मतलब? जूलिया ने ही फट पड़ने वाले लहजे में कहा, मतलब साफ है कि इसने तुम्हें बेकार करके बिठा दिया है। अब तुम खुद सोचो, क्या दुनिया भर में जराइम ख़त्म हो गए हैं या पाकिस्तान में किसी के आने की पाबंदी लग गई है कि मुजरिम यहाँ कोई जुर्म नहीं करते? सब कुछ हो रहा है, लेकिन चीफ के दिल में तकब्बुर आ गया है। वो किसी भी जुर्म को अब इतना बड़ा नहीं समझता जिस पर इसकी सर्विस काम करे, और नतीजा तुम्हारे सामने है कि तवील अरसे से तुम सब लोग बेकार बैठे हुए हो। इमरान ने कहा, इल्ज़ाम तो तुमने चीफ पर लगा दिया, अब इसकी मिसाल भी दो। बोलो, क्यों ये बात की है तुमने? जूलिया ने आंखें निकालते हुए कहा।